हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाई किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो अपना टीजीटी में अगर हम देखें तो टीजीटी बायोलॉजी में चैप्टर इम्पोर्टेंट है सेल वाला चैप्टर। और पीजीटी के लिए देखते हैं तो पीजीटी में भी अपना पूरा का पूरा एक जो यूनिट है सेल और उसका डिवीजन की प्रोसेस है सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन वाले। तो वो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई सेल होती क्या है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस चलता है। दोनों टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाते हैं। तो हम कंटेंट के साथ साथ एनसीईआरटी है उसको भी लेके चलेंगे, टॉपिक है उसको समझेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी क्या बोल रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो एक एक लाइन टू लाइन हम करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। कहीं कहीं तो आपको डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन रख देगा एनसीईआरटी की और उसका आंसर हमें करना होता है। तो हम एनसीईआरटी भी करेंगे साथ साथ और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होती क्या है। तो ये चीज आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होगी, मतलब वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो पूरा का पूरा सेल से मिलकर बना और उसकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो पर्टिकुलर ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जो सेल है ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी। अगर बात करें कि सेल है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो सेल है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। जो लैटिन लैंग्वेज है उससे ये वर्ड है ये लिया गया। और इसका जो अगर हम इसको डिकोड करके देखें कि भाई लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो वो होता है स्मॉल रूम। जो होगा इसका स्मॉल रूम। और इसको स्मॉल रूम क्यों बोलते हैं ये हम आगे समझेंगे, क्योंकि एक सेल है उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे। वो अपने अलग अलग फंक्शनिंग है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि सेल है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और लैटिन लैंग्वेज मतलब इसको डिकोड किया जाता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है, तो वो क्या होगा, स्मॉल रूम। अगर बात करें हम स्टडी ऑफ सेल की, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सेल को साइंस में क्या बोलेंगे, तो साइटो। सेल इंग्लिश का वर्ड हो गया, कोशिका हिंदी का वर्ड हो गया। और अगर हम इसको साइंस में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, साइटो बोलेंगे। और स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रहेगी। सेल वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और जिसका अर्थ है क्या, स्मॉल रूम। ठीक है, स्मॉल रूम क्यों बोला गया है कि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वो अपने अलग अलग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्ले करते हैं। अगर बात करें कि सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे, तो साइटोलॉजी सेल की स्टडी को बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, किसने इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे 1665 में। उन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किस टाइप की सेल, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और किसके अंदर जो प्लांट बार्क होता है, प्लांट बार्क होता है उसमें कॉर्क प्रेजेंट होता है। एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बताई थी कि प्लांट बार्क में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉर्क बोलेंगे। और उस कॉर्क के अंदर किस टाइप की सेल डिस्कवर की थी, नॉन लिविंग सेल। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने किस टाइप की सेल की डिस्कवरी की थी, तो नॉन लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी की थी। और दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो कौन होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है, इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी
कहा जाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की, किसके अंदर? प्लांट बार के कोर्क सब्सटेंस में। क्लियर? फिर उसके बाद ये तो हो गया कि भाई नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी होगी। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो 1674 में, 1674 एंटोनी वॉन लीवनहुक थे। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, किसके अंदर? बैक्टीरिया में। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें इन्होंने सबसे पहले जो पॉन्ड वाटर होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऑब्जर्व कर रहे थे। उसमें देखा कि उस पॉन्ड वाटर है उसके अंदर कोई चीज मूवमेंट कर रही है। वो मूवमेंट करती हुई चीज क्या थी? एक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो कौन हो जाएगा? एंटोनी वॉन लीवनहुक। क्योंकि इन्होंने जो एक माइक्रोब है उसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी सॉरी माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। और फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो भी कौन होंगे? एंटोनी वॉन लीवनहुक। बैक्टीरिया सेल के अलावा इन्होंने ह्यूमन आरबीसी पे काम किया था, प्रोटोजोआ पे काम किया था, स्पर्मेटोजोआ पे काम किया था। ये जो आरबीसी है, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, इन सब पर भी किन्होंने? एंटोनी वॉन लीवनहुक ने काम किया था। इनके पास जो अपना खुद का माइक्रोस्कोप था उसके अंदर ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की थी। फिर अगर बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो इन्होंने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी, कि न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी, वो सारी चीजें इन्होंने बताई थी। तो 1831 में रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। ये हो गया सेल का बेसिक। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एनसीईआरटी क्या बोलती है इसके बारे में? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कैपेबल है किसमें? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। और दूसरा फंक्शन क्या? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेलुलर जिनके अंदर सिंगल सेल है, वो भी कैपेबल है अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। दूसरा, कोई ना कोई एसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म कर पा रहे। एनीथिंग लेस देन अ anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। कोई भी स्ट्रक्चर है वो सेल के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता विदाउट अ सेल। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एंटोनी वॉन लीवनहुक फर्स्ट एंड डिस्क्राइब द लिव सेल। जो एंटोनी वॉन लीवनहुक थे उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल यही चीज बता रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोप फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनके अंडर अच्छे से ऑब्जर्व की थी। ओवरऑल क्या बताया गया इधर भी कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। देन लिविंग सेल एंटोनी वॉन लीवनहुक ने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने फिर न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी की थी। यही चीजें यहाँ पे बताया गया। फिर चलते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। जो सेल थ्योरी है वो किसने दी और इस क्या क्या वर्क इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया, किसने प्लांट्स पे काम किया, किसने एनिमल्स पे काम किया, ओवरऑल जो सेल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें इसमें देखना है। तो सेल थ्योरी है, यहाँ पे सबसे पहले दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काम किया था। कौन कौन से? मिथास लेडेन है और थियोडोर स्वान। इन दो साइंटिस्ट ने काम किया था। जो स्लीडेन है इन्होंने 1838 में काम किया था। ये जो जर्मन बोटनिस्ट थे, स्लीडेन है ये जर्मन बोटनिस्ट थे और इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर काम किया था। और एक चीज बताई थी कि भाई सारे के सारे प्लांट्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। जो टी स्वान है इन्होंने 1839 में एनिमल सेल पे काम किया था और उन्होंने एनिमल सेल के सारे कैरेक्टर्स को
बताया था। मतलब ये कैरेक्टर्स, मतलब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अंदर, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। इसके अलावा इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर बताया था कि भाई जो एनिमल्स है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल थ्योरी में प्लांट सेल वॉल के बारे में किसने डिस्क्राइब किया था, तो हम सीधा क्या सोचते हैं कि जो स्लीडेन थे उन्होंने प्लांट्स पे काम किया था, और तो सेल वॉल के बारे में ऑब्वियसली उन्होंने बताया होगा। लेकिन सेल वॉल के बारे में जो जूलॉजिस्ट थे, स्वान थे, जिन्होंने एनिमल सेल पे काम किया था, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में, जो प्लांट सेल वॉल है उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो स्लीडेन थे ये क्या थे, बोटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया। और जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल पे काम किया। और इन्होंने प्लांट्स का जो यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल वॉल, उसके बारे में भी किसने बताया था, जो स्वान है, टी स्वान है, इन्होंने बताया था। ये चीज आपको ध्यान रखने, क्योंकि प्लांट्स का आते ही हम सीधा क्या सोचते हैं कि स्लीडेन ने बताया, लेकिन प्लांट सेल वॉल के बारे में बताया किसने था, स्वान ने बताया था। इन्होंने ये चीज नहीं बताई कि भाई इन्होंने इतना बता दिया कि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। प्लांट्स और एनिमल्स है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए। लेकिन जो ये सेल है ये आ कहाँ से रही है, इस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इस चीज के बारे में नहीं बताया था, इसलिए एक और साइंटिस्ट आए 1855 में, रुडलोफ विर्चॉव। रुडलोफ विर्चॉव है, इन्होंने सेल डिवीजन के बारे में और जो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनके बारे में बताया था कि भाई इन्होंने जो ओमनी सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट है वो दिया था कि पहले से कोई भी सेल एग्जिस्ट कर रही है वो डिवाइड होगी और न्यू सेल की फॉर्मेशन वो करती है। तो सेल थ्योरी है। अगर पूछ ले कि सेल थ्योरी दी किसने, तो हम ये बोलेंगे स्लीडेन और स्वान ने दी थी 1838 1839 में सेल थ्योरी। अगर ये पूछ ले कि सेल थ्योरी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या मॉडर्न सेल थ्योरी उसके बारे में पूछ ले, तो रुडलोफ विर्चॉव है, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। और सेल डिवीजन किसने दिया था, तो वो भी कौन आएगा, रुडलोफ विर्चॉव आएगा। कब दिया था, 1855 में। ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में किसने ये स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, तो ये भी कौन आएंगे, रुडलोफ विर्चॉव। ये हो गया अपना सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी वही बता रही है 38 में मिथास लीडेन है, जर्मन बोटनिस्ट है, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, मतलब बहुत सारे प्लांट्स पे काम किया था, और अलग अलग टाइप की प्लांट सेल टिश्यू ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की थी। फिर उसके बाद सेम टाइम 1839 में जो जूलॉजिस्ट थे स्वान, उन्होंने स्टडी किया अलग अलग एनिमल्स पे, और उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स है उनकी आउटर लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उन्होंने एक चीज कंक्लूड की लास्ट में कि प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जैसी कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जो ये दोनों की हाइपोथेसिस थी, एक ही चीज बता रही है कि प्लांट और एनिमल किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए हैं, या प्रोडक्ट ऑफ सेल इनको बोल सकते हैं। इन दोनों ने फॉर्मुलेट कर दिया जो सेल थ्योरी थी उसको, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे एक नई सेल की फॉर्मेशन होती है। रुडलोफ विर्चाव थे, इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है, किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे दिया था, और उन्होंने जो हाइपोथेसिस थी स्वान और स्लीडेन की उसको आगे बढ़ाया और कंप्लीटली उस सारी चीजें कंक्लूड उसमें कर दी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी मेनली दो पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, और किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड होती है तो न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, उसमें यही चीजें लिखी हुई जो पहले एक्सप्लेन कर दी गई। फिर है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेल टाइप ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेशियो इसके अंदर जो टेबल या कोई भी डाटा दे रखा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इम्पोर्टेंट
अलग-अलग सेल टाइप है, उनका साइज़ क्या होगा? तो माइकोप्लाज़्मा है, पीपीएलओ भी इसको बोला जाता है और इसका जो सेल साइज़ होता है, स्मॉलेस्ट सेल होती है ये वर्ल्ड में और इसका जो साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर ये साइज़ में होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो 3 टू 5 माइक्रोमीटर ऑन एन एवरेज, एवरेज डायमीटर जो होगा इसका 3 टू 5 माइक्रोमीटर इसका एवरेज साइज़ है, वो माना जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रिच एग एग की तो ऑस्ट्रिच एग ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है, वो होती है। ह्यूमन आरबीसी है, इसका साइज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और कैसी राउंड शेप होती है, कॉनकेव डिस्क लाइक इसकी शेप रहेगी। ह्यूमन आरबीसी साइज पूछ ले तो 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है किसमें, ह्यूमन में। और ये कैसे मिलेगी, ब्रांच मिलेगी, लॉन्ग मिलेगी। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका ओवरऑल साइज कितना होगा, 10 टू 20 माइक्रोमीटर। तो ये साइज डायमीटर है, ये भी आपको लर्न करना अच्छे से, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है स्मॉलेस्ट सेल, अगर साइज ना पूछे तो ये पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है पुट हो सकते हैं इधर से। फिर यहाँ पे ये साइज का पूरा दे रखा है, देखो आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल है उनके बारे में, नर्व सेल का दे रखा है, एक ट्रैकिट्स है इलोंगेटेड शेप वो दे रखे, मेसोफिल सेल्स दे रखे। साइज यहाँ पे बता रखा है कि माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट साइज है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया की अगर बात करें 3 टू 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल आइसोलेटेड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलुलर सेल आरबीसी की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है और किस कई शेप इसकी, मतलब अलग अलग तरह की शेप हो सकती है और अपनी शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल है वो अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। फिर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो मेन मेन कैरेक्टर है पहले वो देखते हैं, फिर इसका वन बाय वन इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस है वो अब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस अब्सेंट रहेगा। इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक प्रकार से सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डीएस मेंशन कर रखा है इसका मतलब क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। और इस डीएनए के अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा मिलेगी, जो ग्वानिन और साइटोसिन, हम चार चीजें पढ़ते हैं, चार बेस पढ़ते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें ग्वानिन और साइटोसिन है, इसकी मात्रा है वो क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। और इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ एसोसिएट नहीं मिलता। जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए का न्यूक्लियोइड में, उसमें हिस्टोन प्रोटीन है वो अब्सेंट रहता है। फिर बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर और ये किससे बनी हुई होगी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई होगी, पॉलीसेकेराइड से बनी होगी, अमाइनो एसिड से बनी होगी। और एक इसको हार्डनेस या स्ट्रेंथनिंग जो प्रोवाइड कर रहा है वो सब्सटेंस क्या होगा, म्यूरिन। जो सेल वॉल होगी प्रोकैरियोट्स की वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी। जो सेल वॉल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो मटेरियल क्या कहलाता है, म्यूरिन कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं। मिसोसोम, मिसोसोम एक स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की साइड दसी हुई होती है और उसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर बात करें फोटोसिंथेटिक अपीयरेंस की, ये कार्बोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी किसके अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के अंदर धसे हुए मिलते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गई इनमें क्लोरोसोम्स पाए जाएंगे, बाकी प्रोकैरियोट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें कार्बोक्सिसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मा है, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन, सॉरी,
जो प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्मा होगा उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गए, ये सारे के सारे यहाँ पर अब्सेंट मिलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उसके बाद जो वैक्यूल है उसमें बात करें तो सेप वैक्यूल है वो अब्सेंट रहेगा, लेकिन गैस वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेप वैक्यूल है वो अब्सेंट रहेगा और गैस वैक्यूल है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम की बात करें तो 70s राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्मा है उसी के अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है। देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट बता रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहेगा। दूसरे में बताया गया है कि सेलुलर डीएस डीएनए है न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट रहेगा, इसमें ग्वानिन और साइटोकाइन साइटोसिन है वो ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट मिलेगा। सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। इस सेल वॉल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कौन होगा, म्यूरिन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहेगी जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो प्रेजेंट रहेंगे मेसोसोम्स की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस अपरेंट्स हैं वो भी कार्बोक्सिसोम लेमिलाज और क्लोरोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही वो इन्वेसिव रहते हैं, मतलब दसे हुए रहते हैं। साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। सेप वैक्यूल है वो एब्सेंट रहेगा, गैस वैक्यूल है वो प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट भी रह सकता है मे बी एब्सेंट भी, वो सेल टू सेल डिपेंड करेगा कि किस प्रोकैरियोट के हम बात कर रहे हैं। 70s टाइप राइबोसोम है वो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्मा होगा उसमें किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फिर बात करते हैं इसमें माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रो फिलामेंट्स है, मतलब जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, सॉरी अब्सेंट होती है। माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट्स है, साइटोस्केलेटन टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सिंपल फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा जो कि फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ था। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंपल फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, किससे बना हुआ है वो फ्लैजिला, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर वो बना होगा। प्लाज्मिड और पिलाई ये दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में भी। एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट रहता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा, पिलाई प्रेजेंट रहेगी, एमाइटोसिस सेल डिवीजन होगा और सेंट्रियोल है वो अब्सेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या ले सकते हैं, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के ये एग्जांपल हो जाएंगे जिनमें प्रोकैरियोट सेल है वो प्रेजेंट रहेंगी। तो ये मेन मेन कैरेक्टर्स हो गए। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर है ये अपने पास और इनके अलग अलग जो ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें इनकी डिटेल पढ़नी है। तो देखो सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेसोसोम्स हैं वो धसे हुए मतलब इन्वेस्जन हो रखा है किसका, मेसोसोम्स का। राइबोसोम 70s राइबोसोम है, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर वो भी प्रेजेंट है, प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है, बैक्टीरियल फ्लैजेलम प्रेजेंट है, पिलाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जिसमें डीएनए रहेगा और साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। तो इनकी वन बाय वन डिटेल हमें देखनी है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स जो कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट था बाहर की साइड, तो ये किससे बना हुआ होगा, म्यूकस से बना हुआ होता है और इसको क्या और क्या बोला जाता है, म्यूको पॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है। ग्लाइको कैलेक्स देखो ये कैप्सूल स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स है। मेनली दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, कैप्सूल और स्लिम लेयर। अगर स्लिम लेयर प्रेजेंट है तो वो लूजली सीथ रहेगा, उसका लूज सीथ प्रेजेंट रहेगा उसमें। और कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट है तो रिजिड सेल है, मतलब हार्डनेस उसके अंदर रहेगी। ग्लाइकोकैलेक्स क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स एक आउटर साइड में मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी, सेल वॉल के बाहर के साइड भी एक मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहती है। किससे बना हुआ है, म्यूकस से बना हुआ है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसको कहा जाता है। मेनली टू टाइप है, कैप्सूल और स्लिम लेयर।
बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन क्या करता है, ये जो होस्ट है उसके इम्यून सिस्टम से बचाता है। मान लो कोई भी बैक्टीरिया है वो होस्ट में एंटर कर जाता है और वहां पे जाके अपना पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर रहा है, होस्ट को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन होस्ट का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक ना कर सके, उस चीज से कौन बचाता है, ग्लाइकोकैलेक्स। दूसरा, होस्ट की सेल में एडेशन प्रोसेस, जो एडेसिव प्रोसेस है, उसमें हेल्प कौन करेगा, ग्लाइकोकैलेक्स। और तीसरा, जो H2O का लॉस हो रहा है, पानी है वो क्या होगा, H2O का लॉस हो रहा है अगर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से, तो उससे प्रिवेंट करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स है उनको लॉस होने से बचाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकलने से बचाता है। तो ये फंक्शन हो गए हमारे किसके, ग्लाइकोकैलेक्स के। फिर चलते हैं सेल वॉल के। तो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है प्रोकैरियोट्स की। प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पे सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉर्मली किस चीज की सेल वॉल बनी हुई होगी, नेम, नेम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसको म्यूरिन भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या नेम से बनी हुई है, नेग, एन एसेटाइल ग्लूकोसा ग्लूकोसामाइन, ठीक है। इससे बनी हुई है क्या, सेलुलोज। और पॉलीसेकेराइड सुगर, अमाइनो एसिड, इनमें जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, और पेप्टाइडो ग्लाइकोन बॉन्ड है वो प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरियल सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, म्यूरिन से बनी हुई है या नेग से बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड सुगर इसमें एडिशन रहेगा, अमाइनो एसिड का एडिशन रहेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन बॉन्ड है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मेनली दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो मेजोसोम्स। मेजोसोम्स क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट, एक ऐसी इन्वेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो प्रेजेंट रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फिर दूसरा, जो मेजोसोम्स है वो क्या करेंगे, सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और बाइनरी फ्यूजन में भी हेल्प करते हैं। मेसोसोम का एक फंक्शन रेस्पिरेशन तो है ही है, उसके अलावा वो और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेल वॉल की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन में भी वो हेल्प करता है। फिर बात करें क्रोमेटोपोर्स की। क्रोमेटोपोर्स है ये भी क्या है, इन्वेजिनेशन है किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि जिसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में पूछ ले कि किस टाइप की दो स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट रहती है, तो मेसोसोम्स और क्रोमेटोपोर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। 70s की यूनिट पूछ ले तो 50s और 30s दो अलग अलग यूनिट है वो बनती है। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती है या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तो उसमें राइबोसोम्स है वो एसोसिएट हो जाते हैं किसके साथ, सिंगल आरएनए के साथ, और उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंगल एमआरएनए है उसके साथ राइबोसोम का अटैचमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम उसको कहा जाता है। बात करें डीएनए की तो न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, ये आगे भी हम कैरेक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। पॉलीअमाइन प्रोटीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट, डीएनए के अंदर पॉलीअमाइन प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। फिर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन है उससे मिलकर ये बना हुआ होगा। और ये जो फ्लैजिला है उसका लार्जेस्ट पार्ट है वो, उसको मेनली फिलामेंट भी बोल देते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला इज फिलामेंट, फिलामेंट भी उसको बोल सकते हैं। पिलाई की बात करें तो पिलाई है पिलीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है जो कि कंजक्शन में हेल्प करती है। कंजक्शन सॉरी कंजुगेशन है ये क्या है, जो बैक्टीरिया का एक टाइप का रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करती है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, एडेशन, जब वो होस्ट सेल में उसका एडेशन हो रहा है तो उसके अंदर ये जो एडिसिवनेस की प्रोसेस है वो कौन परफॉर्म, किसकी हेल्प से परफॉर्म करता है, कोई भी प्रोकैरियोटिक, तो पिलाई की हेल्प से। तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है और एडेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर भी ये हेल्प करता है।
फिर बात करें इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज है, ये क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो मटेरियल है वो स्टोर होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो वहां पर जो साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल स्टोर हो रहा है तो वो किसकी फॉर्म में होता है, इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। मतलब जितना भी स्टोर मटेरियल है साइटोप्लाज्मा के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्मा में, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी। लेकिन ये इंक्लूजन बॉडी के चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इंक्लूजन बॉडीज है वो रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, साइटोप्लाज्मा में वो स्टोर रहता है और इसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक नोट और दे रखा है कि गैस वैक्यूल है वो सूडो वैक्यूल, सूडोवैक्यूल्स है ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम। गैस वैक्यूल सूडो वैक्यूल माना जाता है किस किस के अंदर, बीजीए के अंदर, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक बैक्टीरिया इसके अंदर। तो ये जो मेन मेन कैरेक्टर्स थे वो हो गए। एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी हुई है इसके बारे में वो और देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो सेल है ये रिप्रेजेंट किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्लूरो नमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इन सबको रिप्रेजेंट करती है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है और ये यूकैरियोटिक सेल से कहीं ज्यादा फास्टली मल्टीप्लाई करती है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। शेप साइज भी इनका वेरी करता है। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पेरिलम। अलग अलग शेप बता रखे हैं किसकी, बैक्टीरिया। बैसिलस रोड लाइक शेप होती है, कोकस की स्पेरिकल शेप होती है, विब्रियो इसकी कोमा शेप, जो कोमा इंग्लिश में कोमा यूज करते हैं उसके जैसे शेप है, स्पिरल स्पाइरल शेप होगी। The organism of the prokaryotic cell are fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of seven। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके फंक्शन फंडामेंटल कुछ हद तक सेम होते हैं लेकिन शेप साइज इनकी वेरी कर सकती है। ऑल प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, देखो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। बाकी सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहेगी। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज द साइटो। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मा। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड जेनेटिक डीएनए, नेक्ड डीएनए प्रेजेंट रहेगा, उसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा, किसी के अंदर जो बिल्कुल स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो जीनोमिक डीएनए उससे अलावा। ठीक है। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। छोटा सा जो स्मॉलर डीएनए है, जीनोमिक डीएनए से अलग जो स्मॉलर डीएनए उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड नाम दे दिया है। द प्लाज्मिड डीएनए confirm contain unique phenotype characters टू सच बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड रहेगा उस वो एक पर्टिकुलर यूनिक करेक्टर है, यूनिक फिनोटाइप करेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। जो ये करेक्टर है प्लाज्मिड वाला, ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट रहेगा, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी इसके ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट this plasmid DNA is used to monitor bacteria transformation with foreign DNA। हायर क्लासेस में आप ये चीज पढ़ोगे कि प्लाज्मिड डीएनए है वो बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, फॉरेन डीएनए के साथ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो कैसे ये हेल्प करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नो organelles like the ones in eukaryotes are found
इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। देखो, अब पहले भी बताया कि जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल सेल है वो प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी और सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं प्रेजेंट होते प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन की फॉर्म में ये कुछ यूनिक कैरेक्टर शो करता है। इंक्लूजन क्या था? रिजर्व मटेरियल जो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट था। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर ये दे रखा है कि मेजोसोम्स जो इनवेजन स्ट्रक्चर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो एसोसिएट होते हैं। दे आर एसेंशियली फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजन बोल सकते हैं, किसको? मेजोसोम्स को। तो ये एनसीईआरटी में आपको ये लाइनिंग दी गई है न। ये अपना पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स के बारे में हो गया। सेल मेम्ब्रेन, सेल थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में, सेल क्या है, सेल की हिस्ट्री क्या है, किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी क्या है, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से एक्सेप्शन केस दिए गए हैं, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली एनसीईआरटी से भी, और जो अपना एडिशन इंफॉर्मेशन थी उनके साथ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे से फुल ऑफ डिटेल उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।